गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। हम पढ़ रहे हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे जी का लिखा हुआ लेख है ये। और इसमें हम चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ली चैपलिन की मूवीज़ हमने देखी है, हम उनको मूवीज़ के थ्रू जानते हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवन में कैसे थे, वो जैसे कॉमेडी करते थे, क्या वो अपने जीवन में भी वैसे ही सब हमेशा, मतलब उनका खुद का व्यक्तित्व कैसा था, ये हमने इस पाठ में पढ़ना शुरू किया। तो हम पढ़ चुके थे, पेज नंबर 123 पे हम थे कि जैसे उनके बारे में बताया था। अभी तक हमने ये जाना कि वो कैसे गरीबी से, मतलब गरीब फैमिली से आए थे, उनके अंदर जो प्रवृत्तियाँ थी या जो उनकी आदतें थी या उनका जो काम करने का तरीका था, वो सब कैसे आया। तो उनके परिवार या उनके जो संस्कार, वो अपनी माँ के साथ रहते थे, पिता उनके थे नहीं, और बहुत गरीब परिवार में होने के बाद भी, गरीबी में रहने के बाद भी, और जो उनके अनुभव रहे वो उन्होंने अपने कैरेक्टर में, अपने मूवीज़ में डाले, जो अनुभव हुए उनको। तो उनको उनके जैसे जीवन में, जैसा जीवन उनका चला था, और बाद तक जब वो बहुत करोड़पति हो गए, बहुत अमीर हो गए, उसके बाद तक उनकी जो आदतें थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो मनोवृत्तियाँ थी, वो बिल्कुल बदली नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं हुई। और जो बचपन में उनके मन में जो चीज़ें बैठ गई थी, जो दृश्य बैठ गए थे, वही सब उन्होंने कभी कहीं ना कहीं अपने मूवी में जाके उनका उपयोग किया और मूवी में दिखाने की कोशिश की। तो सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये कि करुणा और हास्य दोनों का सम्मिश्रण बताया कि जब दुख होता है तब भी कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब आप हंस जाते हो या आपको मनोरंजन की अनुभूति होती है, और जब बहुत हंसी वगैरह चलती रहती है, बहुत हास्यास्पद स्थिति होती है, और या बहुत लाइट समय चलता रहता है, एकदम अच्छा माहौल रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं करुणा या कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्थिति या ऐसे कोई विचार आ जाते हैं, दुख के विचार आ जाते हैं, जहाँ पे करुण रस या करुण भाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया था। पेज नंबर 123 पे थे। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा, उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमिनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पहचानने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार का कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जानी वाकर कह दिया जाता है। अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए संबोधन देना या उनको ताना मारना कि तुम उनके जैसे करते हो या तुम अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि वो अलग व्यक्तित्व है। समाज उनको एक नायक के रूप में, मतलब ऐसे आदर्श के रूप में देखता है, इसलिए हर किसी को वो संबोधन नहीं दिया जाता। लेकिन चार्ली चैपलिन, जॉनी वॉकर, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमारे अपने लगते हैं या हमारे बीच में से ही निकले हुए लगते हैं। सामान्य साधारण व्यक्तित्व के मालिक माने जाते हैं, पर इतना होने के बाद भी वो लोगों को हंसाते हैं, लोगों को अच्छा फील करवाते हैं, अच्छा महसूस करवाते हैं। और ऐसी कुछ हरकतों की वजह से या अपने कलाकारी की वजह से वो लोग ऐसे में लगते हैं जैसे वो हमारे बीच के ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, साधारण परिस्थिति या साधारण जाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बताया, लेखक ने यहाँ पे ये भी बताया कि महात्मा गांधी और नेहरू जी का भी चार्ली चैपलिन को पसंद करते थे बहुत। गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था, मतलब उनके साथ
उनका साथ चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं बल्कि चार्ली का भारतीकरण ही था। मतलब जो आवारा मूवी बनाई थी राज कपूर जी ने, वो चार्ली चैपलिन की जो मूवी थी द ट्रैम्प, उसका मतलब उसकी स्टोरी ली थी, अनुवाद किया था, उसका स्टोरी का अनुवाद भी किया था। पूरे वैसे की वैसी स्टोरी को राज कपूर जी ने, आवारा मूवी का नाम था, वो बनाई थी। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। आवारा मूवी के पहले हमारे यहाँ ऐसी मूवी नहीं बनती थी या इस टाइप की परंपरा नहीं थी कि अपने ऊपर हंसकर और इंटरटेन किया जाए दूसरों को। मतलब वो गलत माना जाता था ना हमारे यहाँ कि वो ये अपने ऊपर ही हंसना और फिर दूसरे भी हंसेंगे। स्वयं नायकों के 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। बहुत सारे हमारे जो भारतीय फिल्में बनी हैं उसमें अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और इन लोगों ने चार्ली चैपलिन की नकल की है। चार्ली चैपलिन को अपने कैरेक्टर में उतारा है और कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ पे कॉमेडी करना हो या कुछ ऐसे सीन लाइट सीन्स रहते हैं, उसमें कैरेक्टर चार्ली चैपलिन का लेके और उन्होंने एक्ट किया है। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहते, यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई। अब यदि ऐसा सामान्य जीवन में होता है तो हम हंसते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये महाभारत से था और महाभारत में उसको इतना त्रासदी के रूप में बताया कि बहुत हताश हो रहे थे, अपनी पत्नियों को डाकू से नहीं बचा पा रहे थे, हवा में तीर चला रहे थे, तीर निशाने पर, उसकी त्रासदी को बताया है। उसको हास्यास्पदक स्थिति का वर्णन महाभारत में नहीं है। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीयतें याद आती हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। हाँ, क्योंकि भाषा तो नहीं रहती चार्ली की मूवीज़ में, संवाद नहीं रहते, डायलॉग्स नहीं रहते हैं। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं हमारे यहाँ भी या दूसरे कंट्रीज़ में भी, लेकिन जो बिना बोले चार्ली चैपलिन ने बिना बोले अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है, और पूरे सार्वभौमिक मतलब सभी जगह। तो अभी तक हमारे यहाँ मतलब ये कोई और क्यों नहीं कर पाया, ये अभी तक जानना बाकी। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। हर संस्कृति के लोग, हर समाज के लोग उनको पसंद करते हैं, हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग उनको पसंद करते हैं। कभी भी उनकी मूवीज़ में, या जबकि उनकी मूवीज़ में डायलॉग नहीं होते तो अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनकी बात सबको अच्छी भी लगती है, समझ भी आती है। कोई लोग उनको किसी आधार पे अलग नहीं देखते हैं। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। मतलब जो भी खलनायक जैसे लोग रहते हैं मूवी में, या कुछ ऐसे लोग जो आपके काम में अड़ंगे डाल रहे हैं, हीरो हीरोइन को परेशान कर रहे हैं, इस टाइप की जो भूमिका करने वाले लोग होते हैं, वो हमारे भारतीय सिनेमा में अलग बताए जाते हैं। विदेशी मतलब उनको हम अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन यदि इस भूमिका में है, किसी भूमिका में है, तो चार्ली चैपलिन हमारे जैसा ही है, हम उसको अपना समझ के देखते हैं। चार्ली के सारे संकटों से हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं।
यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका हैं, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हैं। ये बहुत साहित्यिक भाषा में हमको समझाया गया है चैपलिन के बारे में, तो आपको समझ में भी आया होगा। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि चैपलिन के बारे में और भी क्या। अभी जैसे बहुत सारे लेखक या विष्णु खरे जी ने ही लिखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैपलिन के बारे में हमको अभी भी मालूम पड़ती हैं, अभी भी पता चलता है कि चैपलिन, जैसे कुछ उनकी क्लिपिंग्स मिलती हैं, कुछ जो रिलीज़ नहीं हुई है ऐसी रील्स मिलती हैं, मूवीज़ के सीन्स मिलते हैं, उनको देख के भी वही हास्यास्पद स्थिति बनती है, उनको देख के भी अच्छा लगता है, लोग अच्छा फील करते हैं, चैपलिन को याद करते हैं आदि। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।